प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने ऑप्शनल पेपर एमए फाइनल के ऑप्शनल पेपर की बात करेंगे और पेपर का नाम है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र, जिसके तहत हमने अभी तक सेक्शन सी में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। उसी सेक्शन में अगले टॉपिक पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक का नाम है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब कंपोस्ट खाद से है, लेकिन हम यहाँ खाद के जितने प्रकार हैं उन सब की चर्चा करेंगे कि खाद कितने प्रकार का होता है, कैसे बनाया जाता है और उसकी उपयोगिता क्या है। जैसा आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व रहा है। चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो आय के लिए हो, चाहे वो उद्योगों के लिए कच्चे माल की बात हो, सब दृष्टियों से कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और आज भी है। जहाँ तक बात आती है कि खेती में प्रयुक्त किए जाने वाले खाद, क्योंकि खेती के जो इनपुट्स हैं, जो आगत हैं, उन आगत में खाद एक महत्वपूर्ण तत्व है। बिना खाद के उच्च कृषि उत्पादन लेना संभव नहीं होता है। इसलिए सरकार लगातार प्रयास करती रही है योजना काल के दौरान कि खाद के कारखाने देश में स्थापित किए और हरित क्रांति के दौर में रासायनिक खादों के अधिकाधिक इस्तेमाल पर जोर दिया गया और यही वजह रही कि भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन पाया। लेकिन अब समय की आवश्यकता है कि रासायनिक खादों के इस्तेमाल से तौबा की जाए और जैविक खाद का इस्तेमाल करके कृषि उत्पादन किया जाए। जहाँ तक कंपोस्टिंग का प्रश्न है, कंपोस्टिंग से तात्पर्य खाद से है। खाद किस तरह कितने प्रकार का होता है और खेती में उसको कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे उसको तैयार करते हैं। इसी श्रृंखला में 4 प्रकार की खाद की चर्चा यहाँ पर होगी, क्योंकि कृषि उत्पादन में सभी प्रकार के खादों का उपयोग किया जाता रहा है। तो आज हम 4 प्रकार के खाद में से 2 खादों की चर्चा आज करेंगे। यानी खाद 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है गोबर की खाद, दूसरी है कंपोस्ट खाद, तीसरी है हरी खाद और चौथी है रासायनिक खाद। जहाँ तक गोबर खाद का प्रश्न है, सभी प्रकार के खादों में सबसे महत्वपूर्ण खाद यदि है तो वह है गोबर की खाद, एनिमल मैन्योर्स। अब इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसके क्या क्या गुण हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, इन सब बातों की चर्चा यहाँ की जाएगी। गोबर की खाद गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट सभी से प्राप्त होती है। यह उनके द्वारा जो मल किया जाता है उससे बनाई जाती है। पशु घास, भूसा, खली आदि खाते हैं, उसको पचाते हैं। शरीर में वो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा अपशिष्ट होकर के बाहर निकलती है और जिसे हम गोबर के नाम से जानते हैं। यह साधारणतः नम और अर्ध ठोस गोबर होती है, लेकिन पशु के भोजन के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। केवल हरी घास या अधिक खली पर निर्भर रहने वाले पशुओं का गोबर पतला होता है, वहीं इसका रंग कुछ पीला और गाढ़ा और भूरा भी होता है। इसमें घास, भूसे, अन्नदान के टुकड़े भी इसमें विद्यमान रहते हैं और ये आसानी से पहचाना जा सकता है कि पशु ने क्या खाया है। लेकिन पशु के द्वारा अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाले गए इस पदार्थ, जिसको मल कहा जाता है, जिसको गोबर कहा जाता है, यह बाहर निकलने के बाद ये एक सूखने पर पिंड से में बदल जाता है, ठोस आकृति ले लेता है। इस गोबर की खाद में कौन कौन से तत्व होते हैं, उनके क्या गुण हैं, इस पर चर्चा करने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि पशु को हम जो खिलाएंगे उसके अनुसार ही गोबर की खाद प्राप्त होगी।
गोबर में उपस्थित कई पदार्थ और कई गुण होते हैं। जैसे पशु की जाति क्या है, उसकी कितनी उम्र है, उसका चारा क्या है, उसकी क्या दिनचर्या है। चरने वाले या काम करने वाले पशुओं का गोबर एक स्थान पर बंधे रहने वालों से भिन्न होता है। दूध पीने वाले बच्चों या बछड़ों का गोबर मनुष्य के मल से कुछ कुछ मिलता जुलता है। अधिक भूसा एवं कम खली खाने वाले पशुओं के गोबर में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ एवं वसा की मात्रा कम तथा सेलुलोज जैसी वस्तुओं की मात्रा अधिक होती है। किंतु जो पशु अधिक खली खाते हैं उन पशुओं के गोबर में इसके विपरीत नाइट्रोजन वाले पदार्थ एवं वसा वाले पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। गायों के गोबर में भी बच्चे के पेट में आने की अवस्था से लेकर दूध देने की अवस्था तक परिवर्तन होते रहते हैं। युवा पशु लगभग 70% खाद्य शरीर में पचाता है, परंतु दूध देने वाली गाय केवल 25% ही पचा पाती हैं। इस तरह से पशुओं के पेट में टूटे हुए या पिसे हुए जो अन्न के भाग हैं वो पाचन क्रिया से प्रभावित होकर के बाहर आते हैं, जिससे पहचाना जा सकता है कि पशु ने क्या खाया है। इसके अतिरिक्त कुछ द्रव भी गोबर में मिला रहता है। कहा जाता है कि यह द्रव कीटाणुनाशक होता है। गाय के गोबर में 86% तक द्रव पाया जाता है। गोबर में खनिजों की मात्रा कम नहीं होती है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, चूना, पोटास, मैंगनीज, लोहा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, गंधक आदि कुछ अधिक मात्रा में पदार्थ विद्यमान होते हैं तथा आयोडीन, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम आदि भी थोड़ी मात्रा में रहते हैं। गोबर खाद के रूप में अधिकांश खनिजों के कारण यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पौधों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि पौधों की मुख्य आवश्यकता नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की होती है, जो कि गोबर की खाद से उन्हें प्राप्त होता है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम गोबर में क्रमशः 0.3, 0.4 और 0.1 से लेकर 0.15 तक विद्यमान रहते हैं। मिट्टी से संपर्क में आने से गोबर के विभिन्न तत्व मिट्टी के कणों को आपस में बांधते हैं, किंतु अगर ये कण एक दूसरे से के अत्यधिक समीप या जुड़े हुए होते हैं तो वे तत्व उन्हें दूर दूर कर देते हैं। यानी मिट्टी के कणों में ये समा करके और अधिक उपजाऊ सुनिश्चित करते हैं, अधिक उपजाऊ खाद्य, अधिक कृषि उत्पादन सुनिश्चित करते हैं। ये पौधों की हवाओं, पौधों को उनकी जड़ों में पोषण दे करके और उन्हें पालते और पोषते हैं। इस तरह से गोबर की खाद का उपयोग खेती में सर्वाधिक उचित होता है, सब यानी अधिकतम फायदेमंद होता है अन्य खादों की तुलना में। भारत में गोबर की खाद न केवल खेती में उपयोग होती है बल्कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी होता है, क्योंकि जलाने की लकड़ियों का अभाव जिन क्षेत्रों में है वहाँ के लोग इसे जलाने के रूप में यानी ईंधन के रूप में भी गोबर का इस्तेमाल करते हैं। ईंधन के लिए ये कंडे बना करके सुखा लिए जाते हैं और सूखे कंडे से न केवल पशुओं के लिए आहार तैयार करते हैं बल्कि मनुष्य अपने लिए भी आहार तैयार करता है और उसका उपयोग विशेषकर सर्दी में कई रूपों में उसका उपयोग होता है। इस सूखे, जिसको कंडे या गोबर के उपले बोलते हैं, इसके ऊपर भोजन भी तैयार किया जाता है और कहा जाता है कि ये भोजन बहुत अधिक पौष्टिक और अधिक पाचक बनता है। लेकिन
गोबर का खाद, जहाँ तक कृषि की बात है, वह सर्वाधिक उचित होता है। उसका उपयोग करना अन्य खादों की तुलना में कहीं उचित होता है। इसके बाद हम दूसरे खाद की बात करते हैं। दूसरा खाद है कंपोस्ट। कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। कंपोस्ट का मतलब उस खाद से है जो वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों की पत्तियों, फूलों, टहनियों, उनकी छाल आदि के अपघटन और पुनः चक्रण, उनको गलाने सड़ाने से प्राप्त होने वाली खाद कंपोस्ट कहलाती है। यह जैविक खाद भी कहलाती है, इसको जैविक खाद भी कहते हैं। यह जैविक खाद का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। कंपोस्ट बनाने का सबसे सरल तरीका है नम जैव पदार्थों जैसे पत्तियां, बचा कुचा खाना आदि का ढेर बनाकर कुछ काल तक प्रतीक्षा करना ताकि विघटन हो जाए। विघटन में कुछ सप्ताह या महीने लग सकते हैं। उसके बाद वह ह्यूमस में बदल जाता है। कंपोस्ट बनाने की आधुनिक विधि कई चरणों में पूर्ण होती है। प्रत्येक चरण में जल, वायु, कार्बन और नाइट्रोजन से समृद्ध पदार्थों को इसमें डाला जाता है, उनके संपर्क में इसको लाया जाता है। कंपोस्ट खाद सिर्फ पत्तों के उपलब्ध होने से नहीं है, बल्कि उन पत्तों, उनकी छाल, उनके फूलों के अपशिष्ट वगैरह को गलाने से बनती है। वेस्ट, अब हम बात करते हैं कि वेस्ट डीकम्पोजर क्या है, जो कि इसी कंपोस्ट का एक घटक है। इसमें एक प्रकार कार्बनिक पदार्थ के अपघटक के सूक्ष्म जीव हैं जो जैविक खाद बनाने में मदद करते हैं। इसके उपयोग से बहुत कम समय में जमीन की उर्वरक क्षमता वो बढ़ती है। वेस्ट डीकम्पोजर देसी गाय के गोबर से निकाला गया सूक्ष्म जीवों का संघ है, जिसमें सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के अपघटक सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। इसकी 30 ग्राम की बोतल होती है और कीमत 20 रुपये प्रति बोतल होती है, जिसे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से सीधे किसी क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है। अपशिष्ट डीकम्पोजर को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा भी मान्यता दी गई है। एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ के अपघटक के सूक्ष्म जीवों से जैविक खाद को बनाने में मदद मिलती है। इसके उपयोग से बहुत कम समय में अनुपजाऊ जमीन को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। यानी डीकम्पोजर विधि से अपशिष्ट पदार्थों को, जो वनस्पतियों के अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका उपयोग करके और उसे तैयार किया जा सकता है। इसके बनाने की विधि क्या है? इसे किसी ड्रम या टंकी में डालकर उसमें 200 लीटर पानी डाला जाता है, उसमें 2 किलो गुड़ डाला जाता है और अच्छे से उसको मिला करके और कई दिनों तक के लिए उसको रख दिया जाता है और लकड़ी की सहायता से उसे हिलाते रहे। इस तरह से मिलाएं कि वह वो आपस में घुल जाए और घुलने के बाद उसको ड्रम या टंकी को पेपर की सहायता से ढक कर के 7 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है और इस तरह से बीच बीच में उसमें लकड़ी हिलाते रहें और उसके साथ ही ये महीने भर में खाद तैयार हो जाती है, जो कंपोस्ट कहलाती है। इसका उपयोग कैसे होता है? इसका उपयोग खेती में छिड़काव करने में होता है। इसका घोल तैयार करके फसल में इसका छिड़काव किया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों की बताई हुई विधि को काम में लेकर के सभी फसलों पर 50% घोल हर 7 दिन में इसका छिड़काव करेंगे। सब्जियों में 40% के हिसाब से और फलों पर 60% घोल के हिसाब से हर 7 दिन में इसका छिड़काव करने से उस पर किसी भी तरह के कीटनाशक नहीं लगते हैं और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से भी इसको उपयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद फसल अवशेष की स्वस्थानिक कंपोस्टिंग करने के लिए भी फसल की कटाई के बाद खेत में बचे हुए डंठल व अन्य अवशेषों पर इस घोल का छिड़काव करके उसे जल्दी सड़ाया जा सकता है और उससे खाद तैयार की जा सकती है।
ड्रिप सिंचाई में 200 लीटर घोल को 1 एकड़ हेतु पर्याप्त जल के साथ मिलकर ड्रिप सिंचाई के माध्यम से खेत में डाल देते हैं। साथ ही इसे पर्णीय छिड़काव के रूप में भी खेती में घोल को तैयार करके छिड़काव के रूप में काम में लेते हैं। और बताई हुई विधि के अनुसार 10 दिवस के अंतराल पर इसको खेती में छिड़का जा सकता है। बीजों के उपचार करने में भी इसका उपयोग होता है और साथ ही बीज उपचार की जो विधि है वह भी कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक होने के कारण खेतों में कीटनाशकों का उपयोग करके पौध उगने से पहले उसका उपचार किया जाता है, इसलिए इसको बीज उपचार कहा जाता है। डीकम्पोस्ट के फायदे क्या क्या हैं? इसके आज के दौर में जहां एक तरफ जैविक खेती का रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें जीवांशों को सड़ाने गलाने की समस्याएं भी पैदा हो रही हैं, वहाँ यह वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। वेस्ट डीकम्पोजर से बीजोपचार करके 98% जल्दी और समान अंकुरण फसलों में तैयार होता है और उगने से पहले ही रोग व बीमारियों को से उनको सुरक्षा मिलती है। बाद में जब फसल उग जाती है तो उस वेस्ट डीकम्पोजर का घोल बना करके उसे समय के अंतराल पर फसलों में छिड़का जाता है और इस तरह से यह खेती में सुरक्षा के रूप में काम देता है। यहाँ यह बात जानना आवश्यक है कि कृषि के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन सभी अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा अच्छी खाद का निर्माण किया जा सकता है। यह जो विधि बताई गई है ये बहुत ही श्रेष्ठ विधि है जो जैविक खाद बढ़ावा देने हेतु अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। अपशिष्ट डीकम्पोजर को पर्णीय छिड़काव के रूप में उपयोग लिया जा सकता है, जो विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु, फफूंद और विषाणु जनित बीमारियों को नियंत्रित करता है। किसान रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग किए बिना वेस्ट डीकम्पोजर के उपयोग से जैविक खेती कर सकते हैं। यदि किसान खेत में वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करता है तो उर्वरकों द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आदि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह से इस वेस्ट डीकम्पोजर के उपयोग से फसलों में एक तरफ कीटनाशकों से बचाव होता है, वहीं उनका अंकुरण सरल होता है और साथ ही उगने के बाद कीटनाशकों से भी उनको सुरक्षा मिलती है। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि डीकम्पोस्ट का उपयोग करके फसलों उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। डीकम्पोस्ट खाद कैसे तैयार होती है, इसके लिए भी एक विधि है जो विधि काम में लेकर के और कृषि उत्पादक या किसान उसको तैयार कर सकते हैं। इसे सबसे पहले छाया में एक प्लास्टिक की चादर बिछानी होती है। किसी समतल स्थान में 1 टन फसल के अवशेष, घर की सब्जियों का छिलका, खराब खाना, गोबर इत्यादि उसमें मिलाए जा सकते हैं। इसमें तैयार वेस्ट डीकम्पोज घोल की 20 लीटर मात्रा का छिड़काव करते हुए इसे तैयार करते हैं और इसमें इस खाद की परत के ऊपर 20 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर घोल का अच्छी तरह छिड़काव करने के बाद 200 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर को अपशिष्टों की 20 परतों के लिए इसे काम में लेते हैं। खाद बनाने की इस पूरी प्रक्रिया में जब तक खाद ना बन जाए तब तक इसमें इसको लगातार निगरानी रखी जाती है और इसमें नमी बनाए रखना आवश्यक होता है। और इस तरह से जब ये खाद तैयार हो जाती है तो इसे खेती में उपयोग में लाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज के इस टॉपिक में हमने खाद के 2 प्रकारों की चर्चा करी। अब बाकी के जो 2 प्रकार के खाद हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।